तो हम चाहते थे कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो बच्चे जब आते थे तो हम उनको एक सप्ताह पहले पढ़ाते थे। कोई अभी जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, चाहे केंद्र में हो बिहार में हो, इनके बूते का चीज नहीं है। इनको इनके कोर में है हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा। तो डॉक्टर भी भाग जाता, पुलिस भी भाग जाता, आम आदमी का क्या दुर्गति होता कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहारियों का इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग था। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे हाथ में चाय की प्याली है और मैं चाय पी रहा हूँ भागलपुर ज़िले के सबसे बड़े शिक्षाविद संजय चौहान सर के बारे में। और स्वागत करते हैं सर इस चाय की पाठशाला में। और आपकी पाठशाला में आज विद्यार्थी मैं खुद हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। चाय की चुस्कियाँ लेते रहिए और सर जर्नी को बताइए कि जर्नी कैसे शुरू हुई और एक आम संजय चौहान कैसे बना भागलपुर शहर आकर। बचपन में मेरे पिताजी जब हम पढ़ाई करते थे तो बैलगाड़ी से सामान ढोते थे दूसरे का, और उसी से जो पैसे इकट्ठे होते थे तो हमको पढ़ाते थे। गांव के स्कूल से पढ़े, भागलपुर शहर में आके यहाँ से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी। उसी दौरान हम एनडीए का इम्तिहान दिए और हमको एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए दून मिलिट्री एकेडमी देहरादून जाना था। तो जब हम घर गए तो घर में पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी बहुत प्रयास करके 1,000 रुपया इंटरेस्ट पर लाए। 1,000 रुपये इंटरेस्ट पर लाए और हमको उस वक्त ऐसा प्रतीत होता था कि मेरा घर का दीवार मेरे ऊपर गिर जाएगा। उसके बाद हम इंटरव्यू देने के लिए गए और हमको हार्ट में कार्डिक मर्मर में अनफिट कर दिया गया मेडिकल में। तो उसके बाद जो वहाँ से आए हम कोचिंग खोल दिए, चौहान कोचिंग सेंटर। उसके बाद हम कभी मुड़कर पीछे नहीं देखे और हम अपने गति से बढ़ते चले गए। कोचिंग सेंटर्स काफ़ी सक्सेसफुली चलाएं, बच्चों को हम खुद से गणित रीजनिंग पढ़ाना शुरू किए। उसके बाद फिर हम ये स्कूल भी स्टार्ट किए, अपना चौहान पब्लिक स्कूल, जो अभी सीबीएसई से +2 तक एफिलिएटेड है। अच्छा, जब कोचिंग की शुरुआत की तो जो संजय चौहान की जर्नी होती है उस कोचिंग में, तो जब बच्चे नए नए आ रहे थे और रीजनिंग मैथ्स पढ़ रहे थे तो प्रतिस्पर्धाओं के दौर को आपने कैसे झेला? देखिए, जब हम स्टार्ट किए तो जब बच्चे मेरे पास आते थे तो हम उनको बोलते थे कि पहले आप एक सप्ताह मेरे से पढ़िए। डेमो क्लास। हाँ, मतलब उस वक्त ऐसा डेमो का परंपरा नहीं था, क्योंकि हम नए नए आए थे। तो हम चाहते थे कि हम बच्चों को पढ़ाएं। तो बच्चे जब आते थे तो हम उनको एक सप्ताह पहले पढ़ाते थे। कोई पूछताछ करने भी आते थे, हम बोलते थे एक सप्ताह पढ़ के पहले देखिए। तो जो बच्चे एक सप्ताह पढ़े वो लौट के नहीं गए मेरे से, जुड़ते चले गए और कारवा बहुत लंबा बनता चला गया। स्थिति एक वक्त ऐसा आ गया कि हम 10,000 12,000 बच्चों को दिन भर में पढ़ा लेते थे। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते थे? सुबह 6 बजे स्टार्ट करते थे, रात के 8 बजे तक पढ़ाते थे और इसके सिवा कुछ दिखता नहीं था। नशा था, पढ़ाने का, शिक्षा पढ़ाने दान का करने नशा का। था। कई ऐसा दिन हुआ कि खाना टिफिन में बंद रह गया, दूध ग्लास में जम गया। मतलब इसका परवाह नहीं होता था, मतलब एक जुनून था बच्चों को पढ़ाने का। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि बहुत लोग बिहार के लोग रहते हैं, मैथ्स को ही लेकर के होता है, संजय चौहान मैथ्स रीजनिंग को ही क्यों पकड़े? हो सकता है जीके जीएस भी पकड़ सकते थे। गणित में बचपन से रुचि था, जी। बचपन से रुचि था और उसका जो बेसिक एल्गोरिथम है वो हमको आता था। गणित का एल्गोरिथम। गणित कहाँ, तो जैसे कि मैथ्स में जो भी फैक्ट है तो हम बता सकते हैं ये आया कहाँ से, हर बात का हम क्यों जानते थे, इसमें मेरी जिज्ञासा थी। तो उसमें रुचि था, अच्छा सब्जेक्ट हमको लगता था। और रीजनिंग गणित से रिलेटेड है। रीजनिंग गणित से रिलेटेड है दोस्तों। तो कैसे हम, रिलेटेड है यह भी बताइए। मतलब एक्चुअली क्या है कि रीजनिंग में सोचना होता है, उसके बाद फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो वो केमिस्ट्री हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया और हम सफलतापूर्वक बच्चों को पढ़ाते रहें। हजारों के तादाद में बच्चों ने सफलता अर्जित करी। आज हमको एक बात की खुशी होती है कि हम हिंदुस्तान के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पर अगर चले जाते हैं, कभी भी जहां भी जाते हैं उतरते हैं, तो हमको वहां के प्लेटफॉर्म पे जो इम्प्लाई हैं, टीटी है, टीसी है, गुड्स गार्ड है, एएसएम है,
वो हमको वहाँ मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे भागलपुर रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ 2 विद्यार्थी मेरा है, दोनों एएसएम हैं, तो अच्छा लगता है। अच्छा, जिस गरीबी की बात करते हैं, बिहार के कई छात्र कहते हैं कि गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाए। तो क्या ये एक बहाना है या फिर एक समस्या है? नहीं, देखिए, गरीबी के वजह से अगर कोई कह रहा है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं कि अमीरी की वजह से भी लोग नहीं पढ़ पाए, अमीरी की वजह से भी? अमीरी की वजह से भी नहीं पढ़ पाए। बहुत सारे साधन संपन्न लोग हैं, उनके बच्चों ने नहीं पढ़ाई करी अच्छी, वो आगे कुछ नहीं कर पाए। मतलब हमको ऐसा लगता है कि पढ़ाई में गरीबी और अमीरी का असर कम है। इच्छा शक्ति, आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आप कितने गरीब हैं ये मायने नहीं रखता है। आपके अंदर चिढ़ होना चाहिए कुछ करने का, तो फिर सब कुछ आसान है। अच्छा, जो नए शिक्षक हैं और मैथ्स की कोचिंग करना चाहते हैं, मैथ्स की कोचिंग बनाना चाहते हैं और आप जैसा सफल होना चाहते हैं, तो किन बातों को फॉलो करें? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई गणित का शिक्षक बनना चाहता है और इस तरह से रेलवे, एसएससी, बैंक कॉम्पिटिशन, इस तरह के कॉम्पिटिशन की वो तैयारी करना चाहता है, तो उनके लिए मेरा सबसे पहला सलाह है कि उनको ट्रिक्स पर नहीं जाना है। बच्चों को ट्रिक्स नहीं बताना है, उनको उसका जो यथार्थ है वो उसके सामने रखना है, फैक्ट रखना है। गणित में अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें क्यों लगा दीजिए, उस क्यों को आप भी समझिए और बच्चों को भी समझाइए, आप सफल हो जाइएगा। ट्रिक से काम नहीं चलेगा। जैसे एक भावना है कि रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ट्रिक पढ़ेंगे, उससे नहीं काम चलेगा। एक बात और, अभी ऑनलाइन का युग है, ऑनलाइन से भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। बच्चों को अच्छे शिक्षक के निर्देशन में पढ़ना पड़ेगा। शिक्षक उसको पढ़ाई के साथ साथ उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की भी शिक्षा देते हैं। एक कुशल शिक्षक अपने बच्चों के चेहरे को देख के ये समझ जाएगा कि ये बात नहीं समझ पा रहा है, उसको परेशानी कहां है। मतलब एक अच्छे शिक्षक का निर्देशन मिलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो जो एआई का युग आ रहा है, मैथ्स के टीचर के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि अब मैथ्स के पीछे टीचर का पढ़ने की जरूरत ही क्या है, जब मैं एआई में सवाल लिखूंगा अब पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होकर आ जाएगा। तो वो क्या है कि एक वो रट्टू बन जाएगा, वो स्टेप्स भले उसको मिल जाएगा, वो आया कहां से, क्यों आया। बच्चों में सोचने की शक्ति डेवलप करना है, आपको उसको मशीन नहीं बनाना है, उसके लिए शिक्षक चाहिए। कभी भी शिक्षक उसकी भरपाई नहीं कर सकती है, ये यानी शिक्षक की भरपाई नहीं कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज के दौर में हिंदुस्तान पीछे जा रहा है, हम पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं। हाउ? इसलिए कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को। आज भी मेरे पास हजारों बच्चे हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले जो बच्चों का लेवल था वो काफी डाउन हो गया जी। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। आज हम ये स्कूल चलाते हैं, हमको टीचर नहीं मिलते हैं, अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो उसकी भरपाई आप कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल है। जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। बाहर से बुलाना पड़ता है? नहीं, बाहर में भी टीचर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में टीचर नहीं है। तो ये तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं नहीं, टीचिंग को। ये फैक्ट है। आप जाइए दिल्ली के किसी स्कूल मालिक से पूछिए, मुंबई के स्कूल मालिक से पूछिए, वहां के प्रिंसिपल से बात करिए, टीचर नहीं है हिंदुस्तान में। वो जो कोर्सेवल कहते हैं कि बीएड करके आए हैं, नहीं, वो तो डिग्री बट रहा है, बिहार में तो डिग्री बट रहा है। यहाँ पढ़ाई की बात कहाँ है, यहाँ तो डिग्री बटना है। इसमें पढ़ाई का कोई लेना आप चले जाइए किसी बीएड कॉलेज में, अचानक 95% बीएड कॉलेज मिलेगा जहां बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं। सिर्फ डिग्रियां ले रहे हैं। आप वेरीफाई कर लीजिए इसको। अच्छा, जो बच्चे रीजनिंग में कमजोर हैं, और प्राय बच्चे रीजनिंग में कमजोर होते हैं और वही बच्चे भागलपुर का रुख करते हैं और आप तक पहुंचते हैं, उनमें क्या परेशानियां देखी? और जो बच्चे कमजोर हैं, जो दिल्ली में, मुंबई में बैठ कर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी वहां नहीं समझ पा रहे हैं, भैया करें तो करें क्या? उसके लिए कौन सा आपका? रीजनिंग गणित से ज्यादा आसान है। रीजनिंग कोई बच्चा चाहे तो तुरंत सीख सकता है, गणित तुरंत नहीं सीख सकता, उसमें बहुत तरह का रिलेशन है। रीजनिंग को सीखा जा सकता है तुरंत। रीजनिंग आसान है मैथमेटिक्स के तुलना में। थोड़ा सा मैथमेटिकल एबिलिटी होना चाहिए, उसके बाद वो आसानी से रीजनिंग सीख जाएंगे।
लेकिन उसको एक अच्छे शिक्षक का सानिध्य चाहिए। ये मोबाइल फोन से वो नहीं सीख सकता है। जी। आप यही समझिए कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है और ऑफलाइन क्लासेस में इतना ही अंतर है, जैसे बकरी कोई कहे कि बकरी खेत जोत देगा, तो बकरी खेत नहीं जोत सकता, खेत को जोतने के लिए बैल चाहिए। बिल्कुल। अब कोई कह रहा है कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे, तो कह रहा है कि बकरी से हम खेत जोतवा लेंगे अपना, उसके लिए तो बैल चाहिए ना। बिल्कुल। तो शिक्षकों के स्थान को ये ऑनलाइन और सब में टेक्नोलॉजी काम करेगा। हाँ, ये टेक्नोलॉजी थोड़ा आसान कर दिया शिक्षा को, ये मानते हैं। हाँ ये मानते हैं हम, लेकिन ये उसका कंप्लीट जगह ले लेगा, ये हम नहीं मानते हैं। जी। पहले गुरुकुल परंपरा था इस देश में, अंग्रेज जब आए तो गुरुकुल को नष्ट कर दिए, क्योंकि गुरुकुल में बच्चों को समझा दिया जाता था उचित क्या है, अनुचित क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, 16 विषयों का ज्ञान दिया जाता था। और गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे कभी बेरोजगार नहीं होते थे। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉले ने जब पूरे भारत का सर्वे करके एक रिपोर्ट सबमिट करके कहता है कि हमने पूरे भारत का भ्रमण किया, पूरे हिंदुस्तान में एक भी चोर नहीं मिला, एक भी गरीब नहीं मिला, एक भी नकारा निकम्मा व्यक्ति नहीं मिला, पूरे भारत में हमको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो किसी पर आश्रित हो, किसी पर निर्भर करता हो। अगर इस देश को लंबे समय तक गुलाम बना के रखना है तो इसके एजुकेशन सिस्टम को नष्ट कर दो। तो वहां लोगों ने पूछा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था किन बातों पर टिकी हुई है, तो मैकॉले कहता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था वहां के गुरुकुलों पर टिकी हुई है, तो गुरुकुलों को नष्ट कर दो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चिट्ठी ड्राफ्ट हुआ और भारत आ गया कि भारत में जितने भी गुरुकुल है उसको बंद कर दिया जाए। मेरे जैसा जो जिद्दी मास्टर था, जो आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं था, उसके दोनों हाथ काट लिए गए। तब अंग्रेजों ने एक शिक्षा व्यवस्था इस देश में खड़ी कर दी, जो स्कूल पॉलिसी के रूप में आई, जो स्कूल हो गया। आज भारत में, खास करके बिहार की हम बात करेंगे, यहां की पूरी शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम पर टिका हुआ है। आप देखिए, आपके तरह जो पत्रकार हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, वो देखिए किस तरीके से, या जो कुछ दलाल किस्म के लोग हैं, कैसे निजी संस्थान पर वो अटैक करते हैं। शिक्षा देना सरकार का काम है, मेरा काम शिक्षा देना नहीं है। सरकार जिम्मेवारी ले, हम स्कूल बंद कर देंगे कल, मेरा ड्यूटी शिक्षा देना नहीं है। सरकार के विफलता का मापदंड है कोचिंग सेंटर्स और स्कूल, तो सरकार वो काम कर नहीं रही है। अब जो लोग कर रहे हैं तो उस पर अटैक करना है, उसको कानून के फंदे में लाना है, उसको कानून बना के तंग करना है, ये परेशानी है। अच्छा, आपके अनुसार बिहार में एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजिंग होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ एक वातावरण बनाना पड़ेगा कि लोग पहले शिक्षक बने। लोग पहले शिक्षक बने। शिक्षक बने। आज आप किसी पेरेंट्स से पूछिए, वो चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बट वो शिक्षक नहीं चाहता है मेरा बच्चा बने। और सबको एक अच्छा शिक्षक चाहिए जी। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए अच्छा शिक्षक चाहिए, बट उसका बेटा बेटी अच्छा शिक्षक नहीं बनेगा। समाज में सब चाहता है कि अच्छा नेता बने, लेकिन नेताजी भी अब नहीं चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी नेता बने। वो भी तब चाहते हैं नेता बने जब देखते हैं कि उनका बेटा असफल हो जाता है, बेटी असफल हो गई, अब वो किसी काम का नहीं रहा, तब वो सोचता है चलो अब इसको नेता बना देते हैं। पहले तो इस मनोभाव को बदलना होगा। आप ऐसे समझिए कि भागलपुर में एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना, करोड़ों रुपए के लागत से, अरबों रुपए के जमीन पे बिल्डिंग बन गया। बड़े बड़े नेताजी आए दिल्ली से, उद्घाटन कर दिए। आप चले जाइए अभी अस्पताल देखिए, वहां बिल्डिंग है, सब कुछ है, बागवानी है, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं है। कारण डॉक्टर है ही नहीं। आप अभी जाइए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का, बड़े बड़े नेताजी दिल्ली से आए, देश स्तर के, उन्होंने उद्घाटन किया। आप जाइए देखिए, वहां आपको मरीज नहीं मिलेगा, डॉक्टर ही नहीं है। आज सरकार हॉस्पिटल बना देगी, डॉक्टर कहां से लाएगी? स्कूल बना देगी, टीचर कहां से लाएगी? उसी एजुकेशन पॉलिसी से लाना होगा ना। तो उसके लिए जो अभी वर्तमान सिस्टम है, इसके बूते की बात नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा सबसे पहले। सिस्टम को चेंज करना। हाँ, ये अभी जो बैठे हुए हैं गद्दी पे, चाहे केंद्र में हो, बिहार में हो, इनके बूते का चीज नहीं है। इनको, इनके कोर में है हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा। शिक्षा की बात कहां हो रही है? आप पत्रकार हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, कहां इंटरेस्ट है लोगों को शिक्षा? आप किसी भी चले जाइए स्कूल में, सरकार के स्कूल में देखिए पढ़ाई हो रही है, जाके देख लीजिए, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है।
सर आगे बढ़ते हैं और सर से सवाल पूछते हैं दोस्तों कि जिस जर्नी में आप शिक्षक बने और आपने बताया कि पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इन पॉलिसीज़ को प्राइवेट स्कूल कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, हम लोग अभी सबसे ज़्यादा संकट अभी शिक्षकों का है हम लोगों के लिए। हम फिर आपको कहते हैं एक बार, टीचर नहीं मिलते हैं हमको, हमारे मन के अनुकूल टीचर नहीं मिलते हैं। हम कितनों सैलरी दे देंगे, टीचर नहीं मिलेंगे। पिछले 20 वर्षों में बिहार के अंकुर को ही तोड़ दिया गया। बिहार के अंकुर को तोड़ हाँ, दिया जो मतलब पौधा अंकुरित हो रहा था उसको तोड़ दिया गया और 20 साल पहले का बात किया जा रहा है। अभी आप देखिए, कोई नेताजी अगर किसी से बात करिए तो वो 15 साल की बात करेंगे, 20 साल की बात नहीं करेंगे। किसी आज जो आगे का जो सिस्टम चलेगा वो पिछले 20 साल पर बहुत कुछ उसका निर्भर करता है। निर्भर करता है। और वो जो 35 साल पहले जो पढ़ाया हुआ वो आदमी आज टीचर नहीं बनेगा। इसी 20 साल में जो पढ़ा लिखा उसी सिस्टम से भी टीचर बनेगा, उसी सिस्टम से भी डॉक्टर बनेगा। जी। आप चले जाइए, भागलपुर में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है, आप जाके देखिए वहां पढ़ाई हो रही है, ट्राई करिए। क्या वहां पढ़ाने के लिए प्रॉपर डॉक्टर हैं? अब बताइए, वो निकलेगा तो हमारी चिकित्सा व्यवस्था कैसी होगी? इन चीजों पर काम ही नहीं हो रहा है। अगर इस देश में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो यह देश कीड़े की तरह रहेगा। कोविड वो देखा। नहीं, कोविड तो इफेक्ट बिहारियों पर नहीं डाल पाया। हम तो बहुत दुखी थे, सशंकित थे। बिहार पे नहीं डाल पाया? नहीं 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 नहीं, अगर कोविड ज्यादा प्रभाव डालता तो डॉक्टर भी भाग जाता, पुलिस भी भाग जाता, आम आदमी का क्या दुर्गति होता कल्पना नहीं कर सकते हैं। बिहारियों का इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग था कि बहुत प्रभावित नहीं हुआ। जो स्थिति चाइना में थी वो अगर बिहार में हो जाता ना, भारत में हो जाता, यह देश कीड़े की तरह रहता। डॉक्टर अस्पताल में नहीं मिलते, पुलिस सड़क पर नहीं मिलते। हम आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं कि अगर ये देश में कोई बड़ा प्राकृतिक आपदा आ जाए तो ये नहीं झेल पाएगा। हमारी तैयारी नहीं है, हम बकवास में लगे हुए हैं, हम बेवजह का विवाद कर रहे हैं, सिर्फ सियासत हो रहा है, सिर्फ राजनीति हो रही है। अभी देखिए, कुछ दिन के बाद इलेक्शंस आएगा, वो 20 साल पहले का बात होगा, 20 साल का बात नहीं होगा। हर जाति का ठेकेदार बैठा हुआ है, सरकार का चापलूसी कर रहा है, चाटुकारी कर रहा है, कोई क्रिएटिव काम नहीं हो रहा है। और एजुकेशन तो क्रिएटिविटी का चीज है, उस पर रिसर्च नहीं हो रहा है। आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं, रीजनिंग के बारे में बताते हैं। रीजनिंग फ्रांस से आया हिंदुस्तान, जी जानिए दोस्तों। फ्रांस से आया हिंदुस्तान। अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, जितने भी ये सब देश हैं, सब में रीजनिंग की पढ़ाई अनिवार्य विषय के रूप में होता है, कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होता है। रीजनिंग भारत में ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के समय आया, और यहां आज ये कंपटीशन में है। कॉलेज स्कूल में इसकी पढ़ाई नहीं होती है। जापान चले जाइए, जर्मनी चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहां रीजनिंग की पढ़ाई स्कूलों में होती है, उसका एक सिलेबस है। लोगों को रीजनिंग का मतलब है उसके सोचने समझने की शक्ति को विकसित करना। हमारे देश में जब गुरुकुल चलते थे तो उसका नींव था कि जो भारतीय बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उसके सोचने समझने की शक्ति को विकसित कर देना है। अंग्रेजों ने जब गुरुकुल को नष्ट करके स्कूल बनाया तो वो एजुकेशन पॉलिसी ऐसा बनाया कि भारतीयों के सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देना है। तो अभी जो हमारे सिस्टम के लोग हैं, जिनके हाथ में देश का बागडोर है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि भारतीयों के सोचने समझने की शक्ति को विकसित करना है। उनके नींव में बस यही है कि कैसे समाज को खंडित करके हम अपना रोटी सेक लें। आप चले जाइए, मायागंज हॉस्पिटल है, देखिए वहां मरीज की क्या स्थिति है। अच्छा, मान लीजिए बेटियों की शिक्षा को लेके क्या कहना है? बिहार में बेटियों की शिक्षा को लेके क्या हो रहा है? देखिए, बेटा और बेटी में अब कोई फर्क नहीं होना चाहिए। जो बेटों को शिक्षा वो बेटी को शिक्षा, अब वो समय नहीं रहा। ये राजनीति है कि हम बेटियों की शिक्षा ले रहे, बेटा बेटी समान है, सबको शिक्षित करेंगे। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वो कोई भी आदमी अगर मेरे व्यवस्था से पढ़ के निकले तो सबसे पहले वो अच्छा इंसान हो। जी। लेकिन इस पे काम कहाँ हो रहा है? नहीं, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, शायद आपने भी देखा होगा। हाँ। उसमें कह रही है कि एक लड़की कह रही है कि मुझे इतने परसेंटेज नहीं मिला तो घर वाले ने मुझे आर्ट्स पढ़ने को मजबूर कर दिया।
अगर जो बच्चे आर्ट्स पढ़ने के लिए मजबूर हो गए, क्या उनका फ्यूचर डार्क हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये एक मिथक है या ये फिर एकदम जानबूझ? 100% मिथ्या है ये। मतलब विषय बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। कोई गार्जियंस को अपने बच्चों पर विषय को नहीं थोपना चाहिए। साइंस पढ़ना चाहे, आर्ट पढ़ना चाहे, कॉमर्स पढ़ना चाहिए, ये बच्चों को इसकी आज़ादी होनी चाहिए चुनने का। पेरेंट्स को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारी रुचि जिस विषय में हो, जैसे हमारी रुचि हुई गणित रीजनिंग पढ़ाने की, अब मेरे पेरेंट्स कहते नहीं तुम जीके पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, उसमें मेरा रुचि नहीं था। तो जिसका जिसमें रुचि है वो उसको सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे आज के दौर में देखा जा रहा है कि मोबाइल लर्निंग का वर्क चला है, एआई तो है ही, मोबाइल लर्निंग भी हुआ है। मोबाइल लर्निंग के बारे में आप ये कहते हैं कि वो अच्छा गुरु नहीं हो सकता, लेकिन जो 300 रुपये 200 रुपये में कहते हैं 20-20 हज़ार का कोर्स मात्र 300 रुपये में खरीद लीजिए, तो ये कहाँ तक देखिए, सही है? 300 रुपए में 20,000 का कोर्स खरीद लीजिए, वो व्यापार है, वो ये शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा नहीं है। नहीं, वो शिक्षा नहीं है। हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं सिर्फ उसको विषय नहीं पढ़ाते हैं। हम अगर अभी 40 मिनट का क्लास लेंगे जाके, तो उसमें 20 मिनट में उसके अंदर वो भाव भरेंगे, उसको पढ़ने के लिए तैयार करेंगे। आप ऐसे समझिए कि जब युद्ध छिड़ता है तो कोई सेना नायक अपने सिपाहियों को पहले मन से तैयार करता है युद्ध के लिए, नहीं कि चलिए जाके लड़िए, तो लड़ना कोई नहीं शुरू करेगा। तो टीचर बच्चों को पहले मन से तैयार करता है पढ़ने के लिए, उसके आचार विचार व्यवहार को बच्चा अनुकरण करता है, जो मोबाइल से संभव नहीं है। मोबाइल का काम इतना ही है कि अगर बच्चा को कोई अच्छे टीचर के निर्देशन में पढ़ाई कर ले, उसके बाद फिर वो मोबाइल से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकता है। और ये जो देखते हैं 300 में 20,000 का कोर्स खरीदिए, वो व्यापार है। वो जो बड़े बड़े नहीं, यूपीएससी के टीचर कहते हैं हमारे कोर्स खरीद, वो बर्बाद कर रहा है। आप इस बात को समझिए। हम 28 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम 12,000 14,000 बच्चों को दिन दिन भर में पढ़ाए हैं, एक एक दिन में पढ़ाए हैं। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक मशीन की तरह काम किए हैं, एक जुनून के साथ। तो बच्चों को खास करके कंपटीशन की बात कर रहे हैं हम लोगों के। कंपटीशन में चूंकि हम जैसे रेलवे की तैयारी करते थे, वहां फिक्स चीज था, यही आना है। और हम लोग ये समझ गए थे कि बच्चे के मन में क्या सवाल होगा, हमको क्या बताना है, कैसे समझाना है, इसलिए वो सक्सेसफुली चला। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जो है ना, वो सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, वो नहीं सफल होगा, और इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। अच्छा, बिहार में सर पेपर लीक एक मसला है, और एज आप कंपटीशन पढ़ाते हैं, पेपर लीक की इशू पर आपका क्या राय है? देखिए, पेपर लीक जो है वो अपराध है बहुत बड़ा। पेपर लीक नहीं होता है, मर्डर होता है, बच्चों का खून होता है। और वर्तमान सरकार, पिछले 20 वर्षों की बात हम करेंगे, कोई भी एग्जाम ये सक्सेसफुल नहीं करा सका है। हम समाज इतने बट गए जाति धर्म में कि हम इससे सवाल नहीं पूछ पाते हैं। अगर कुछ लोग पूछने की कोशिश करते हैं तो उसको रौंद दिया जाता है। अभी देखिए बीपीएससी में घटनाएं घटी। इतना बड़ा अत्याचार नहीं हो सकता है। आप अगर एग्जाम के क्वेश्चंस को लीक्स करते हैं, गलत ढंग से किसी को नियुक्ति दे देते हैं, तो आप किसी के गर्दन को काट देते हैं। उतना बड़ा अपराध है ये। और हम लोग इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, खंड खंड में, कि हम लोग इस पर उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहे हैं। हम फाइट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में, हम फाइट कर रहे हैं अगड़े पिछड़े में, हम फाइट कर रहे हैं दलित महादलित में। हम इस बात के लिए कहां फाइट कर रहे हैं? बिहार में अभी आप देखते होंगे कि रिजर्वेशन पर बात होता है, आरक्षण, एक से एक लोग ठेका लेके बैठे हुए हैं रिजर्वेशन का। अभी वर्तमान सरकार जो है वो रिजर्वेशन को 100% खत्म कर दिया। और कैसे कर दिया हम आपको बताते हैं। बताइए कैसे। 2014 के पहले रेलवे में एक भर्ती आती थी, उसका नाम था बुकिंग क्लर्क। 25,000 30,000 हर साल भर्ती बुकिंग क्लर्क का निकलता था। और बिहार का 90% सीट बिहारी बच्चों से भरता था। उस वैकेंसी को सरेंडर कर दिया गया, एजेंसी को दे दिया गया। अब रेलवे में बुकिंग क्लर्क की नियुक्ति एजेंसी के थ्रू होती है, उसमें कोई रिजर्वेशन का पालन नहीं होता।
तो अगर मान लीजिए वो प्रोसेस में नियुक्ति होती तो 50% रिजर्वेशन था, जो भी उसका कोटा था, एजेंसी के थ्रू रिजर्वेशन खत्म हो गया ना। आप कहीं इस बात पर डिबेट इस देश में सुनते हैं? नहीं। रेलवे में 14 के पहले का आप कुछ वर्ष का लिस्ट देखिए निकाल के, ग्रुप डी, ट्रैकमैन, गैंगमैन, लाइनमैन, लाखों में नियुक्ति निकलती थी साल में, और 90 से 95% बच्चे बिहार के जाते थे उसमें। वो उसमें भी अब काम जो है सो वो एजेंसी के थ्रू होने लगा। बताइए, अगर 1 लाख भर्ती था तो उसमें रिजर्वेशन का प्रोटोकॉल था ना। एजेंसी के थ्रू हो रहा है काम तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है रोजगार देने वाली। इतनी बड़ी संस्था रोजगार देने वाली दुनिया में नहीं है। भारत में बहुत सारे स्टेट हैं जहां कुछ ना कुछ विकल्प है, रोजी रोजगार का साधन है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, माइनिंग्स है, लेकिन मेरे बिहार में कुछ नहीं है। यहाँ के बच्चे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, ट्रैकमैन, दलित, शोषित, पिछड़ा, कमजोर आदमी का बच्चा तैयारी करता था और जाता था, उसमें नौकरी लेता था। कोई बड़े आदमी का बच्चा नहीं जाता था, नेता, अभिनेता, आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर का बच्चा उसमें नहीं जाता था। किसान, पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित, कमजोर वर्ग के बच्चे उसमें जाते थे। जो साधनहीन थे उनके बच्चे जाते थे। वो रास्ता ही ऑफ हो वो गया। खत्म कर दिया गया। आप कहीं भी इस देश में डिबेट नहीं सुनिएगा, और इस डिबेट को आप बना भी नहीं पाइएगा, बनने ही नहीं देंगे लोग। ये मेरे और आपके तक सीमित रह जाएगा। एक हम आपको और एग्जांपल देते हैं। 2014 से 18 में एक एग्जाम होता है अभी, एसएससी सीजीएल। उसमें इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए, 29 विभाग को संयुक्त करके इंस्पेक्टर लेवल का पदाधिकारी की नियुक्ति होती है उसमें। 14 से 18 सारा सीट बिक गया। तो हम लोग कोचिंग वाले परेशान हो गए। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एसएससी कार्यालय के सामने 20-20 दिन तक लोग बैठे रहे। मेरे जैसे शिक्षक जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको कानून से डराया गया, धमकाया गया। तो हमारे वहां कुछ मित्र थे कोचिंग वाले, उन्होंने हमसे भी कहा कि आप भाई आओ वहां से, भागलपुर से। तो हम सोच ही रहे थे, तब तक यहां बच्चों के द्वारा एक आंदोलन किया गया डीएम कार्यालय में। तो बच्चों ने हमको कहा कि सर आप भी आइए। तो हम भी वहां 15 मिनट के लिए गए, मात्र 15 मिनट गए थे हम। 2-4 हजार बच्चे थे वहां, मीटिंग्स कर रहे थे। तो हमने अपनी बात को वहां जाके रखा। दूसरे ही दिन वहां एक यहां एसडीएम थे, उनकी पहली पोस्टिंग थी, उनका नाम था सुहर्ष भगत। आरसीपी सिंह जी के आरसीपी सिंह के दामाद हैं वो, और वो निप्पी सिंह के हस्बैंड थे। लिपि सिंह है जी। उन्होंने क्या किया, मेरे पर मुकदमा कर दिया। बाद में पूर्णिया के डीएम भी बने थे वो। हाँ, वो पूर्णिया के डीएम भी बने आपके यहाँ। अब उस आदमी की इतनी हनक थी, उसके सामने किसकी औकात है बोलने की। वो मेरे पर मुकदमा कर दिया। हमने वकील साहब को जब दिखाया, बोला अरे आपके ऊपर तो गलत मुकदमा हुआ है। वो आदमी लिख के दिया थाने में कि हिंदुस्तान में छपे खबर से पता चला कि ये वहां गए थे। इसका मतलब है पीसफुल प्रदर्शन हुआ है वहां, एकदम पीसफुल प्रदर्शन था। हम 5-10-15 मिनट के लिए वहां गए थे। तो हम भी अगले दिन कोर्ट में उन पर केस कर दिए। अब केस करके हम कोर्ट से कोचिंग सेंटर्स नहीं आए। यहां जगदीशपुर सीओ हमको फोन किए, बोले साहब हम आपके स्कूल की नापी करेंगे, इसी स्कूल परिसर की। हम बोले क्यों नापी करोगे भाई? तो एसडीएम साहब का आदेश है। बोले आप नापी कर दीजिए मेरे स्कूल का। अगर आप नापी कर दीजिएगा मेरे स्कूल का बेवजह का, तो कल हम पूरे स्कूल में काला मार्किंग लगा देंगे, कल हम स्कूल बंद कर देंगे। और ये हम गुलाम भारतीय नहीं है, हम गुलाम देश में नहीं रह रहे, हम आजाद भारतीय हैं, और मेरे अधिकार का कोई हनन नहीं कर सकता है। उसके बाद हम डीएम साहब को फोन किए तो डीएम साहब फोन ही नहीं उठाए। फिर हम एसपी साहब को फोन किए। हमने उनको कहा सर अगर मेरे स्कूल की नापी हो जाएगी बेवजह का, मतलब हमने, एसडीएम ने मेरे ऊपर गलत मुकदमा किया, हमने काउंटर कोर्ट में केस किया, तो वो मतलब नापी कर देगा मेरे स्कूल का, जाके मेरा मान मर्दन कर देगा। सो हम अभी सड़क पर बैठ जाएंगे और स्कूल बंद कर देंगे। तो हमको बोले नहीं आप कुछ मत करिए, 5 मिनट का टाइम दिए। फिर वो आए एसपी साहब, वही डीएम साहब के कैंपस में हम थे। बोले डीएम साहब भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। डीएम तो नहीं, एसपी साहब आए। फिर हमको समझाएं कि आप ऐसे मत करिए, हमको क्यों नहीं बताएं। बोले क्या आपको हम बताएंगे, इसमें मेरा क्या कसूर है बताइए। तो अब समझिए कि फिर तब जो है सो यहाँ से मेरे
वही सीओ फोन किया हमको कि नहीं सो एसडीएम साहब का फोन आ गया, हम लोग जा रहे हैं यहां से। तो ये संकट इस देश में है। सच बोलना भी गुनाह है। उसके बाद हम मुख्यमंत्री जी को पूरा लिखे इस पर, पूरा वीडियो का उसका बना के सीएम ने जांच का आदेश कर दिया उस पर। वहां अपने प्रधान सचिव को भेजे, वो फिर यहाँ के कमिश्नर को भेजे जांच के लिए। कमिश्नर साहब के यहां से हमको चिट्ठी आई कि आपने जो उस एसडीएम पर आरोप लगाया उसको एफिडेविट करके दीजिए। 8 पॉइंट था, हम 8 पॉइंट पर एफिडेविट करके दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके उस एग्जाम्स को सरकार ने सीबीआई जांच करा दिया। उसके बाद आपको नहीं जानकारी होगा, कोई नहीं जानता होगा, एक दैनिक भास्कर अखबार है, उसके फ्रंट पर कोने में एक न्यूज छपा और कोई अखबार में नहीं छपा कि जब वो जांच हुआ तो उसमें एसएससी के चेयरमैन को सीबीआई के निदेशक ने पूछा कि भाई आप जो इसमें तो बड़े लेवल पर धांधली हुई। उन्होंने लिखा था अखबार में कि सीबीआई निदेशक ने एसएससी चेयरमैन को कहा कि इसमें प्रथम दृष्टया बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है और जो है सो जो कर्मचारी आप नियुक्त किए हैं वो ठीक से दस्तखत भी नहीं कर पाता है। सो वो चिट्ठी मेरे पास, ऐसा भास्कर में लिखा हुआ एक न्यूज छपा कोने में। बाद में फिर कोर्ट वोर्ट में गया मामला, फिर वो एग्जाम्स वगैरह कुछ कैंसिल भी हुए। अब बताइए, अगर इनकम टैक्स, एक्साइज, सीबीआई, सीआईडी, एनआईए में अगर गलत तरीके से बच्चा चला जाए तो क्या होगा इस देश का भला। और अगर हम उचित आवाज उठाएं तो आप देखिए उसका क्या दुष्परिणाम मिला हमको। हमारे पास सरकार के सिक्योरिटी थे उस वक्त, उसको क्लोज कर लिया गया 10 दिन के बाद। 10 साल से 8 साल से पहले सिक्योरिटी था, तुरंत चिट्ठी आ गया 12वें दिन कि अब आपके पास सिक्योरिटी का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए कि हम उचित बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। कैसे सिस्टम को आप सुधारिएगा? आज क्या ताकत है किसी में उचित बात बोल ले इस सिस्टम के खिलाफ? तुरंत ये सिस्टम 15 साल चला जाएगा, 20 साल पीछे चला जाएगा। अरे साहब, आप क्यों आए उसी 15 साल पहले का बात करने के लिए? आप 20 साल का बात तो करिए, या तो व्यवस्था परिवर्तित कीजिए। व्यवस्था अब पब्लिक को नहीं दिखता है, उछल उछल के जो है सो पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, पागल हुए जा रहा है। खैर, सवाल पर लौटते हैं। सर के अंदर बहुत दर्द है, वो बिहार के बच्चों के। तो बिहार के बच्चों का फ्यूचर क्या होगा सर? मेरे दिल के अंदर की बात है। बिहार के बच्चों का नहीं, पूरे देश के बच्चों का फ्यूचर ठीक नहीं है। इस देश में 2 व्यवस्था नष्ट हो गया, शिक्षा और चिकित्सा। अगर आज आप बीमार हो जाएंगे तो आपको अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा इलाज करने के लिए, और आप चाह लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा शिक्षक, तो अच्छा शिक्षक नहीं मिलेगा। इस सच्चाई से कोई नहीं मुकर सकता है। इस देश में चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों व्यवस्था ध्वस्त हो गया। यानी प्राइवेटाइजेशन का इस पर असर हो गया? नहीं, प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेट संस्थाओं का हाल है उस जलते हुए दिए के समान। एक बार जलता हुआ दिया कहता है, सूरज जब डूबने लगा तो वो चिंतित हो गया, अब इस जग की रखवाली कौन करेगा। सूरज मतलब बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं। तो उस वक्त वो दिया जल उठा। वो एक टिमटिमाता हुआ दिया तपाक से कहता है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं कोशिश करूंगा। और दिए को देखते होंगे आप कि उसका जो बाती अस्तित्व होता है उसको भी जला के रोशनी देता है। तो प्राइवेट संस्थानों की वही स्थिति है, जब तक इसके शरीर में प्राण है ये कोशिश करेगा, लेकिन इसका कोशिश का एक लिमिटेशंस है। जब तक गवर्नमेंट का बैकअप नहीं मिलेगा, हम तो गांव के स्कूल से पढ़ के आए हैं, हम तो उसी 90 के दशक वाले स्कूल से पढ़ के आए हैं, जिस स्कूल में टीचर कह रहे पढ़ाते थे। हम तो 90 के जो उदाहरण दे देते हैं कि 15 साल पहले का, उसी 15 साल के पीरियड के स्कूल से, गांव के स्कूल से पढ़ के निकले हैं। आज हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों को। आपको लग रहा है कि आज जो स्कूल वर्तमान वाले चला रहे हैं वहां से बच्चा निकल के क्या कर लेगा? जाइए देखिए क्या दुर्गति है, क्या स्थिति है। शिक्षा और चिकित्सा ये सरकार की जिम्मेवारी है, और जब तक सरकार नहीं चाहेगा नहीं होगा। हमारे प्रयास का एक लिमिट है। सरकार के पास असीम शक्ति है। अच्छा, 8000 बच्चों को जो पढ़ाते थे उस दौर में, और आज जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उस वक्त के बच्चों में और आज के बच्चों में अंतर क्या है? देखिए, अंतर ये उस वक्त के बच्चों में निष्ठा था, विश्वास था, भरोसा था।
बच्चे पढ़ते थे, बच्चे मेहनत करते थे, बच्चे मोबाइल के पीछे नहीं भागते थे। उस दौर में तो मोबाइल था भी नहीं सर, उस हाँ, वक्त तो वो टेलीफोनिक जो दौर था। भाव था, अद्भुत था। वो दौर आज बच्चों में निष्ठा नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, मेहनत नहीं करना चाहता है। उस वक्त के बच्चों पर पेरेंट्स का कंट्रोल था, आज के बच्चों पर पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है। ये बात आप मानते हैं? 100% हम मानते हैं। चूंकि ये समाज में देखा जा रहा है, लेकिन इस पर बोलने पे बहुत लोग कतराते नहीं हैं। कतराए, देखिए जो फैक्ट है वो बोलेंगे। इसके लिए दोषी कौन पाए जाएंगे? सिस्टम और हम लोगों को आपस में तोड़ देने वाला व्यवस्था, आपस में समाज को खंडित कर देने वाली व्यवस्था। आखिरी दौर में चलते हैं सर। आपने चूंकि बिहार के बच्चों का काफ़ी दर्द बताया, जो बच्चे अब के दौर में मोबाइल, मान लीजिए जो मोबाइल तो एक नेसेसरी चीज़ें हो गई, और मोबाइल के दौर से पढ़ना चाहते हैं, तो कितने घंटे मेहनत करें जो उनको सरकारी नौकरी हो जाए? बच्चों को 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा, और पढ़ने का मतलब उसको सीखना होगा, आत्मसात करना होगा, चीज़ों को रटना नहीं है। जैसे गणित खास करके जो विषय है, उसमें हर बात का क्यों जानना पड़ेगा, हम ऐसा कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। और वो जो ट्रिक वाला जो नहीं, कॉन्सेप्ट, ट्रिक तो फिर बर्बाद कर देगा उसको, ट्रिक से वो सफल नहीं हो सकता है, आज के दौर में तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों को पकड़ना जरूरी क्यों को पकड़ना जरूरी है। अगर ये हम ऐसा करें क्यों कह रहे हैं, वो बात अगर वो जान जाएगा तो उसको भूलेगा भी नहीं वो। हम लोग अपने क्लास में बच्चों को बताते हैं कि हम जो भी बोलें आप उसका क्यों जानिए। जानते हैं क्यों तो ठीक है, बट ना तो मेरे से पूछिए। हम कोई भी गणित में कोई भी बात करें तो आप उसमें क्यों लगा दीजिए। ये बच्चों को निर्देश है। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग आसान है, जब बच्चों का थोड़ा मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा तो वो रीजनिंग सीख जाएगा। रीजनिंग तुरंत सीख सकता है, आप ऐसे समझिए। गणित तुरंत नहीं सीख सकता है। कोई बच्चा आके 3 महीने में रीजनिंग सीख सकता है, लेकिन 3 महीने में गणित नहीं सीख सकता है। गणित सीखने के लिए उसको साल 1.5 साल का समय चाहिए, अगर पहले से वो नहीं सीखा है तो। मैथ्स यानी रीजनिंग सीखने में आपका कहना है कि समय ज़्यादा लगेगा, नहीं, रीजनिंग तुरंत सीख सकता है। और मैथ्स समझने में मैथ्स चूंकि बहुत सारा चीज रिलेटेड है उसमें, एक दूसरे से जी। लिंक है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी रही थी अलजेब्रा, हम्म। बीजगणित हिंदी में कहते हैं। खैर बाद में ठीक हो गई, क्योंकि हाँ, मेरे पापा मुझे खुद पढ़ा रहे थे बिल्कुल बीजगणित। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए दोस्तों, हम बीजगणित के बारे में बोलते हैं। बीजगणित जो है ना, बीजगणित का मूल ही है कि उसमें सोचना है हमको। जी। जो सोचेगा नहीं वो फिर बीजगणित पर नहीं पकड़ बना पाएगा, उसका यही भाव है। चलिए सर, आखिरी सवाल करते हैं सर। एक बेहतर और कुशल शिक्षक बनने के लिए संजय चौहान का क्या निर्देश होगा? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपको एक सोसाइटी में अपना आपको एक आदर्श स्थापित करना पड़ेगा। आपका आचार विचार व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, और विषय का अच्छा पकड़ आपको होना चाहिए। कोई बाहरी बनावट प्रचार प्रसार, इससे आप बहुत सक्सेस नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको विषय का अच्छा पकड़ होना चाहिए, और शिक्षक एक एग्जाम्पल होता है, उसका आचार विचार व्यवहार अनुकरणीय होना चाहिए, तो फिर वो अच्छे शिक्षक बन जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये ज़रूर बताएं कि संजय चौहान सर से आपको हमारी ये बातचीत गुफ्तगू कैसी लगी। शुक्रिया।